हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 सितंबर 2021 को सूचना सहायक की एग्ज़ाम है आपकी। और मैं काफ़ी लंबे समय से बोल रहा था स्टूडेंट्स को कि वो तैयारी स्टार्ट कर दें, पर बहुत कम बच्चों ने सीरियसली लिया है। जैसा मैं कमेंट्स देख सकता हूँ, अब बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर आप स्ट्रैटेजी बताओ कि अंतिम 25 दिनों में हम कैसे कोर्स को कंप्लीट करें। तो आज मैं सूचना सहायक के टेक्निकल पोर्शन की चर्चा करूंगा, जिसमें हम पार्ट ए की बात करेंगे। पार्ट ए का मतलब जिसमें कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन है आपका। तो उस चर्चा के लिए मतलब आज की वीडियो के लिए मैं जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ उसका नाम है सुगम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, टी एन शर्मा इसके राइटर है। और इस बुक का नाम आप देख सकते हैं सूचना सहायक प्रतियोगी भर्ती परीक्षा, और इसके प्रकाशक डॉक्टर टी एन शर्मा, रजनी शर्मा है। इसमें 5 मॉक टेस्ट पेपर और 4 सॉल्व पेपर है। अब ये जो सॉल्व पेपर है ना, ये RVUNL वाले नहीं है जो IBPS आयोजित करती है, वो पेपर नहीं है। ये RSM SSB द्वारा आयोजित पेपर जो कि आपके मतलब ऑफलाइन होते हैं, उन पेपर्स को इसमें रखा गया है। तो चलिए, अगर आपको इस बुक की सेपरेट डिटेल्ड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको चाहिए कि मैं हर चैप्टर की थ्योरी प्लस इसके सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूं, और मैं बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप इन वीडियोस को देखना जारी रखिएगा। मैं सूचना सहायक इस बुक को कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपको वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, सूचना सहायक का जो पेपर होगा सूचना सहायक का जो पेपर होगा वो आपका टफ होगा। मैं 2018 के पेपर की बात करता हूँ। 2018 के पेपर में जब हमने टेक्निकल पोर्शन देखा तो सबसे पहले तो उसमें 5 ऑप्शन थे। तो 5 ऑप्शन का मतलब होता है आपके तुक्के लगाने के चांस बहुत कम हो चुके हैं। अगर आप 5 ऑप्शन में तुक्का लगाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है आपका गलत होएगा प्रश्न। तो 5 ऑप्शन में तुक्के लगाने से बचना वहाँ पे। अगर आपको कम से कम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो अगर आप, तो आप समझ सकते हो कि आप तुक्के लगा सकते हो। वरना ज़्यादा तुक्के लगाओगे तो फिर आपके नेगेटिव मार्क मतलब नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर आपके सिलेक्शन का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए, अब वो सब बातें मैं आगे कर दूंगा। अब हम देख लेते हैं इस बुक को। ये फ्रंट पेज है उसका, यहाँ पे भी सेम दे रखा है, लेखक वगैरह के नाम दे रखे हैं, चयन प्रकाशन दे रखा है। हम सीधे आते हैं अनुक्रमणिका यानी सिलेबस। तो सिलेबस देख लेते हैं। पहला चैप्टर है इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें आप देख सकते हैं ये 32 पेज का है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा आपका नंबर सिस्टम है। चौथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। पांचवा एक्सेल, पावर पॉइंट, DBMS और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। जो 9th चैप्टर आपका ई कॉमर्स है, और लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर आगे भी है। 10th चैप्टर आपका वेब की अवधारणा व HTML CSS। अब आगे आ जाते हैं हम। 11th चैप्टर आपका एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एवं सी भाषा। और जो आपका फाइनल चैप्टर है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये IT एक्ट जो है आपका, उसके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। उसके बाद आपके 5 मॉक टेस्ट हैं, और उसके बाद सॉल्व पेपर है। ये सब कुछ मैं कवर करूँगा मेरी यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से। तो अगर आपको चाहिए तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो अब स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ। मैं आज केवल स्ट्रैटेजी पार्ट बताऊंगा। अगर वीडियो बनानी होगी तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं चैप्टर चैप्टर मतलब जैसे चैप्टर 1 की एक सेपरेट वीडियो होगी, थ्योरी प्लस उसके सारे क्वेश्चंस जो इस बुक में दे रखे हैं, और मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा भी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी थोरोली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा टेक्निकल पार्ट की। और मेरी गारंटी, अगर आप इतना कर लोगे आप वहाँ पे बहुत अच्छा करके आओगे। देखिए, वैसे क्वेश्चंस की कोई मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हम क्वेश्चंस के बारे में। इसमें एक्चुअली इसमें एक दो चीज़ें कम है, वो मैं बताऊंगा क्या किस चीज़ की कमी है इस बुक में। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर वो नहीं दे रखा, तो डेटा स्ट्रक्चर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखो, इस बुक में नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। और डेटा स्ट्रक्चर आपको अलग से आपकी इंजीनियरिंग बुक से पढ़ना पड़ेगा, या इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। तो वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसकी चिंता मत करिएगा। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आता है मैं आपको इस बुक ही में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डेटा के बारे में पढ़ना है। डेटा क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल से कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो देखिए इसमें प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम होती है। इसमें प्रश्न कहाँ से बनते हैं मैं बता देता हूँ आपको।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। आपको प्रिंटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आते हैं डेटा। डेटा के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद देखो इसमें दे रखा है कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे थे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, तो आपको वहाँ आइडिया होना चाहिए कि आईसी चिप का आविष्कार बिल किल्बी ने किया था। तो किल्बाई ने किया था, KILBY, उन्होंने आईसी चिप बनाई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, और वो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखी है। आपको कोई और सोर्स यूज़ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखो यहाँ पे ENIAC है ना, ENIAC। ठीक है, ENIAC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। यह पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसे 1946 में जॉन प्रेस्पर एकॉर्ट और जॉन मोस्टली द्वारा विकसित किया गया था। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, तो आपको इस तरह के प्रश्न याद करने हैं। अब आगे आते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और यहाँ पे दे रखा है डेट्स क्या क्या है उसकी। ठीक है। तो इस तरह आपको इसमें आप पूरा दे रखा है डिटेल्स की प्रथम पीढ़ी में कौन कौन सी चीज़ें थी, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, विशेषताएं वगैरह। तो मैं फटाफट इसको कंक्लूड कर देता हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, जिसमें 5 हो गए। अब आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर की रचना, इनपुट और CPU और आउटपुट। इनमें क्या क्या पूछेंगे, इनमें पूछ लेते हैं कि जो आपका आउटपुट डिवाइसेस होती है वो कौन कौन सी है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, ये सब पूछ लेते हैं। या आपको ये पूछ लेंगे कि जो गणना करने का कार्य करता है वो कौन सी इकाई करती है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट गणना करने का कार्य करती है। ठीक है। मेमोरी यूनिट कौन सा कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए मेमोरी यूनिट क्या करती है, इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती है वहाँ पे। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह के बारे में दे रखा है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये आपकी डिवाइसेज हैं, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। पॉइंटिंग डिवाइसेज कौन कौन सी होती है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, ये सब आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इनपुट कौन सी, आउटपुट कौन सी है। ठीक है। तो ये सारी तो इनपुट डिवाइसेज है। अब हम आगे आते हैं, इन सब के बारे में दे रखा है, जो भी पॉइंटिंग डिवाइसेज है और आपके माइक्रोफोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो स्कैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैनर, स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट होती है, आउटपुट होती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इसको। ओके। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ध्यान रखना आप, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। ओके, इधर आ जाते हैं हम। ये चारों आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए, इन चारों की फुल फॉर्म। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एंड BCR बारकोड रीडर। ठीक है। और ये सब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखे, वो देख लेना आप। ये मैं कवर करा दूंगा, जब मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा तो मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे फिर आता है मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कैसे वर्क करता है, और मॉनिटर का रेजोल्यूशन वगैरह यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। ये सब आप देख लेना। मॉनिटर किस किस तरह के होते हैं, कैथोड रे, जो पहले आते थे मोटे मोटे टीवी, वो तो कैथोड रे होते थे, उनमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी। अब आते हैं फ्लैट डिस्प्ले, जिसको आप LCD वगैरह बोलते हो, LCD LED। ओके। तो ये कैथोड रे के बारे में दे रखा है। VGA वगैरह के पिक्सल्स वगैरह रट लेना कि VGA में कितने पिक्सल होते हैं, और आपके EGA में, CGA में, इन सब के पिक्सल्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए आप 640x480 है, इसमें इतने पिक्सल है, इसमें कितने कलर हो सकते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन का। LCD वगैरह के बारे में, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो ये है प्रिंटर। प्रिंटर आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि सीरियल लाइन और पेज, ये प्रिंटर, एक तो कैटेगरी होगी इनकी, ये एक हो जाएगी इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट की। ठीक है। तो ये आपको कैटेगरी वाइज पता होना चाहिए कि सीरियल लाइन और पेज प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें हैमर लगा होता है इम्पैक्ट में, जो हैमर जो है हथौड़ा जो मारता है उसमें। ठीक है। हैमर रिबन को टच करता है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हैमर रिबन यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हैमर रिबन किस प्रिंटर में होता है, ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ है एक बार, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है, क्योंकि जो हैमर होता है वो हैमर रिबन को जो है उस पर
उसको फायर करता है, उसको मारता है हैमर रिबन को, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें जो है हैमर रिबन नहीं होता, तो हैमर भी नहीं होता और ये हिट नहीं करते, ठीक है। इसके उदाहरण इंकजेट और लेज़र प्रिंटर जो आजकल हम यूज़ में लेते हैं, जो शॉप्स वगैरह पे मिलते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप आ जाते हैं। इसमें प्रिंटर्स के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है। एक आपको ये प्रिंटर के बारे में दे रखा है सारा इसमें, तो वो आप देख लेना। इस अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो मैं इसको पूरा कवर कराऊंगा, उसकी आप उसकी टेंशन मत लेना। ओके, सो अब हम आ जाते हैं कि साइज़ क्या होती है। तो आपको पता है बिट, बाइट, ये सब आपको पता ही होगी। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, देन 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, और लास्ट में आपका जियोप बाइट तक चला जाता है। तो ये आपको कम से कम आप जेटाबाइट तक तो रट ही लेना भाई। टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट, जेटाबाइट तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद के तो फिर भी नहीं पूछते, पर जेटाबाइट तक पूछा जा सकता है, तो ये सब आप याद रखना। आगे चलते हैं हम। अब आगे हमें यहाँ पे दे रखा है मेमोरी के बारे में, ठीक है, रैम। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम, रोम, और रोम के भी टाइप होते हैं, जो पी रोम होता है यानी प्रोग्रामेबल, और ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है, महंगी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इनकी साइज़ क्या क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। फ्लॉपी डिस्क की 3.5 इंच में जो अवेलेबल होती है, उसमें क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB होती है। और 5.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.2 MB होती है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैशे मेमोरी, देखो जो लास्ट एक क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो ये पूछा गया था, L1 L2 कैशे मेमोरी क्या होती है। ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है कैशे मेमोरी से रिलेटेड। देखो इस बुक में भी वो चीज़ें कवर नहीं हुई है। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था, वो काफ़ी डीप क्वेश्चन था। तो आपको थोड़ा सा कैशे मेमोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें कैशे मेमोरी को बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट कर दूंगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो कैशे मेमोरी को मैं अलग से एनलार्ज करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कैशे मेमोरी में याद रखनी चाहिए। कैशे मेमोरी में L1 L2 ये मेमोरी टाइप्स क्या होते हैं, इनमें कैसे कार्य किया जाता है, और इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे आते हैं हम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब इसके टाइप्स दे रखे हैं सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर में तो आपको पता ही है, अभी आपने पढ़ा ही, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, सर्किट और वायर्स जो होते हैं आपके, ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जैसे यहाँ पे, फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म, कोबोल की फुल फॉर्म, ये सब ये कॉमन है, ये काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपको ये पता होनी चाहिए फोर्ट्रेन और कोबोल में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह मैंने आपको बता दिया फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, प्रश्नमाला। और यहाँ पे हर चैप्टर के पीछे 50 प्रश्न है। मैं इन 50 प्रश्नों को आपको अलग से कवर करा दूंगा। इसी तरह की कहानी है हर चैप्टर में। पहले थ्योरी दे रखी है और फिर 50 क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर के पीछे। तो इसी तरह मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। अब हम आ जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, जिसको जिसको आपको अच्छे से करके जाना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ किस चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो चैप्टर है ये 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी 4, फिफ्थ, चौथा, पांचवा और छठा। ये 3 में से ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी आपका मतलब मैं गेट वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो आपके नॉर्मल पेपर लगते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल पे ग्रेड होती है जिनमें, जैसे 3rd ग्रेड पेपर हो गया किस कंप्यूटर साइंस का, और या फिर आपको सूचना सहायक वगैरह की जैसे एग्ज़ाम हो गई, उनमें अगर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सिलेबस में है तो ये समझ के चलिए इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चौथा, पाँचवा, छठा, आपको सारी कमांड्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। अगर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ तो उससे क्या होता है वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको कैसे, उस पर जब हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, और पावर पॉइंट में क्या होगा, पावर पॉइंट में स्लाइड बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, ये सब चीज़ें, ये सब शॉर्टकट कीज़ आपको सब पता होनी चाहिए। तो इनको तो मैं एक्सटेंसिवली कवर करूँगा। मैं अपने सिस्टम से भी कवर कर लूँगा, मोबाइल फ़ोन से, इस बुक के थ्रू भी, इस बुक के चैप्टर के थ्रू भी कवर कर लूँगा, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये पढ़ना है। और इसके बाद आपको पढ़ना है DBMS और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। DBMS से हर बार क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको पूछेंगे DBMS की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे, टाइप क्या क्या होता है, RDBMS क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको
एक्सटेंसिवली पूछी जाती है, कई बार डीप क्वेश्चन भी आते हैं डेटाबेस से। जैसे पिछली बार अगर मैं याद करूँ तो पिछली बार टपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, 3 साल पहले जब मैंने पेपर दिया था टपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक डेटाबेस में पूछा गया था, एंट्रीज दी गई थी और उनसे पूछा था कि बताइए इसमें इन एंट्रीज के थ्रू बताइए आप ये प्राइमरी की है सेकेंडरी की है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा पर ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो डेटाबेस आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, डीप क्वेश्चन आ गए तो आपको वहाँ पे कम से कम इतना आइडिया लग जाए कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए ईआर मॉडल क्या होता है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कीज क्या होती है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जो हम अदर मॉडल्स यूज़ करते हैं। मैं सारा इसमें कवर कर दूंगा, इस बुक में जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है HTML CSS और एक और बता देता हूँ XML से क्वेश्चन आया हुआ है, तो XML भी आपको पढ़नी है, HTML CSS XML, तो वो हर बार पूछा जाता है। ई-कॉमर्स से क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता, आता है तो वो ईजी आता है, आप आराम से कर दोगे। नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आएगा, इस बार भी आएगा नंबर सिस्टम से। तो इसमें नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर मैंने सपोज बाइनरी से मुझे डेसिमल में जाना है, जैसे मैंने 25 जो है मेरा वो बाइनरी में है, मुझे डेसिमल में जाना है, ठीक है। सपोज हेक्साडेसिमल में कोई डिजिट मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इस तरह 4-5 चीज़ें हैं एक साथ, तो उनमें कन्वर्जन कैसे होते हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका भी मैं जब ये चैप्टर कवर करूँगा तो इसको पूरा अच्छे से कवर कर दूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी कि आप किस तरह नंबर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, नंबर सिस्टम में किस तरह आप जो है शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से उसमें मतलब फटाफट आप आंसर ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाऊँगा तो गुना करूँ या उसमें भाग लगाऊँ, तो ये कन्फ्यूजन होता है ना कई बार, तो वो डाउट्स मैं आपके सारे क्लियर करूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, इसकी थोड़ी बहुत कमांड्स पढ़ लेना, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की 1-2 कमांड्स पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपी की पढ़ लेना, वहाँ पे डायरेक्टरी नहीं बनानी, जैसे MKDIR है जो मेक डायरेक्टरी होती है, या डायरेक्टरी को डिलीट करना है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेना तो हो जाएगा आपका। डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें आपको उसके बारे में पूछ सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी के लिए जो एनक्रिप्शन सिस्टम हो कैसे काम करता है, एनक्रिप्शन सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेना तो वो हो जाएगा आपका। इधर आते हैं अब हम, ये चैप्टर देखो, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये नॉर्मल चैप्टर नहीं है। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट थोड़ा सा पढ़ लो, इनकी थ्योरीज क्या होती है, किसे एल्गोरिदम बोलते हैं। देखो आप देखोगे 70 पेज का चैप्टर है, लेकिन इसमें से इतने प्रश्न नहीं बनते, तो अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो इसमें से वैसे प्रश्न तो आएंगे, देखो आएंगे जरूर, लेकिन 70 पेज पढ़ो, इससे अच्छा आप 70 पेज इनको अच्छे से पढ़ लो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर इनको अच्छे से पढ़ लो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे नंबर मिलने के चांस हैं। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देखो सारा ही 9 पेज का है, तो 8-9 पेज का ये चैप्टर है, तो ये पढ़ लेना, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पेपर मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा इस बुक के। तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप इनको कवर करो, और ये आपका जो है ना टेक्निकल पोर्शन, अब आपके पास 25 दिन है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 13 दिन इसको दे दो, 12 दिन 12 दिन जो है पार्ट बी को दे दो आप, तो इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि, और अगर आप जल्दी कर सकते हो, जैसे वैसे तो एक दिन का एक चैप्टर है, तो इसमें देखो 12 चैप्टर है, ठीक है, अगर आप ये छोड़ भी दो एल्गोरिदम वाला, थोड़ा बहुत पढ़ लो तो 11 दिन में हो जाएगा। 11 दिन में आप आराम से इन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, 11 दिन में ये बुक खत्म हो सकती है बहुत आराम से, बहुत आराम से, रिविज़न के साथ, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया है तो वो भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको बुक लानी है तो आप मार्केट से परचेज़ कर लेना, अदरवाइज़ मैं सारा टॉपिक यहीं पे आपको, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब यहीं पे आपको कवर करा दूंगा। इस बुक का आपको कुछ भी मतलब कुछ भी, इस बुक से एक भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप पूरे अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कवर कर दूंगा। आपको बता दिया स्ट्रैटेजी मैंने, पार्ट ए की स्ट्रैटेजी यही है, अगर आप 11 से 12 दिन में इसको कंप्लीट करो, और कम से कम आपको 12 से 13 दिन उसको भी पढ़ना है, पार्ट बी को। पार्ट बी की स्ट्रैटेजी मैं सभी एग्जाम्स की अलग से बता दूंगा कैसे करना है आपको अब लास्ट 25 दिन में। तो ये आपकी पूरी आईए की स्ट्रैटेजी है। अब मैं स्टार्ट कर दूंगा इसका फर्स्ट चैप्टर, कोशिश करूंगा कि आज ही आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।